तो जैसे जैसे एवेंजर्स डूम्सडे पास आता जा रहा है, वैसे वैसे र्यूमर्स और वाइल्ड होते जा रहे हैं। डिटेल्स कहां कहां से निकल कर आ रही हैं कि आप यकीन नहीं कर पाओगे। ऐसे ही कई डिटेल्स में एक बहुत खतरनाक डिटेल निकल कर आई है। ये डिटेल डूम्सडे की स्टोरी या इस मूवी में क्या होने वाला है इस बारे में नहीं है। ये डिटेल है डूम्सडे की एंडिंग और उसके पोस्ट क्रेडिट सीन्स के बारे में। और ये दोनों ही चीजें कुछ ऐसी होने वाली है जो शायद डूम्सडे को उस फॉर्मूला पर ले जाएंगी जिस फॉर्मूला पर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की दो सबसे सक्सेसफुल मूवीज बनी है। जी हाँ दोस्तों, मैं इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के पैटर्न की ही बात कर रहा हूं। पर क्या है ये पैटर्न और कैसे इन्फिनिटी वॉर डूम्सडे के लिए सक्सेस की चाबी बनने वाला है, आज इसी बारे में बात होगी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, दिस इज अ क्लासिक। तो हम सब जानते हैं कि अगर स्टोरी वाइज देखा जाए तो अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर बहुत ही बेटर मूवी थी अवेंजर्स एंड गेम के कंपैरिजन में। और ऐसा हो भी क्यों ना, इन्फिनिटी वॉर की पेसिंग काफी ऑन पॉइंट थी। वहां स्टोरीज काफी अच्छे से कैरी हो रही थी और हर एक बढ़ते सब प्लॉट के साथ स्टेक्स बढ़ते चले जा रहे थे। और इन्फिनिटी वॉर एक रेस अगेंस्ट टाइम के थीम को भी कैरी कर रही थी कि कौन थैनोस से पहले सारे इन्फिनिटी स्टोन्स तक पहुंचेगा। अब यही पैटर्न, यही एग्जैक्ट पैटर्न रूसो ब्रदर्स इंप्लीमेंट करने वाले हैं अवेंजर्स डूम्सडे में। क्योंकि डूम्सडे भी टाइम रन्स आउट के ऊपर लूजली बेस्ड है, जो कि एक रेस अगेंस्ट टाइम जैसा ही कॉन्सेप्ट है। और डूम्सडे को लेकर यह पहले ही कहा जा चुका है कि यह एक रेस टू लो की मूवी होने वाली है। पर रिपोर्ट्स के हिसाब से जो बात डूम्सडे को इन्फिनिटी वॉर से बहुत ज्यादा सिमिलर बनाने वाली है वो है कि डूम्सडे किस तरह से एंड होगी। तो र्यूमर्स की माने तो डूम्सडे की एंडिंग में सब कुछ खत्म होने वाला है। अब सब कुछ से मेरा मतलब सच में एवरीथिंग है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि मूवी में सारे यूनिवर्सेस आखिर में कोलाइड होकर खत्म हो जाएंगे और उस मल्टीवर्सल एनिहिलेशन में कुछ नहीं और कोई नहीं बचेगा। और उस तबाही के बीच हमें दिखेगा सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर डूम। अब इस रिपोर्ट का ऐसा कहना क्या बस एक कोइंसिडेंस है? मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं दोस्तों, क्योंकि डूम्सडे की ये एंडिंग बता रही है कि हमारे हीरोज बुरी तरह से हारने वाले हैं और डूम का जो ग्रैंड प्लान था वो उसे एग्जीक्यूट करने में कामयाब हो जाएगा। अब ये सुनने में कैसा लग रहा है? जी हां, बिल्कुल इन्फिनिटी वॉर जैसा। इन्फिनिटी वॉर इसलिए अलग तरह से हिट हुई थी क्योंकि हमने अवेंजर्स को पूरी मूवी में देखा उस इनएविटेबल चीज को टालने की कोशिश करते हुए, जो कि आखिर में हो ही गया। और वही इतिहास फिर से दोहराया जाने वाला है, बस और भी बड़े स्केल पर और ज्यादा ब्रूटैलिटी के साथ। और डूम का जीत जाना और हीरोज का हार जाना एक ऐसा क्लिफ हैंगर बनाएगा जो हमारे मन में भी यह सवाल पैदा करेगा कि अब यहां से आगे क्या होने वाला है। तो डूम्सडे की एंडिंग के लिए रूसो ब्रदर्स ने अपनी पिछली सबसे भरोसेमंद स्टोरी स्टाइल को उठाया है, और ऐसा हो भी क्यों ना। दूसरा पॉइंट, अ न्यू डॉन। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर डूम्सडे इन्फिनिटी वॉर के कॉन्सेप्ट का कट कॉपी पेस्ट होने वाला है तो इसमें नया क्या होगा। तो अब बात करते हैं डूम्सडे के पोस्ट क्रेडिट सीन की। अब क्योंकि ये सिर्फ एक र्यूमर है तो इसे पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह ही लेना। ऐसा नहीं कि कमेंट्स में लिखने लग जाओ कि भाई पूरी स्टोरी बता दी। इस र्यूमर के हिसाब से पहले पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखेंगे एक नई दुनिया जो कि मोस्टली 17वीं सेंचुरी पर बेस्ड होगी। चारों तरफ का माहौल काफी पीसफुल होगा, लोग और बच्चे खुशी से खेल रहे होंगे और सोसाइटी फ्लरिशिंग कर रही होगी। फिर शॉट जूम आउट होगा और होराइजन के पास हमें एक ग्रीन क्लोक में डूम दिखाई देगा, ये सिग्निफाई करते हुए कि ये नई दुनिया डूम ने ही बनाई है। जहां डूम के बगल में सू स्टॉर्म खड़ी होगी और फ्रैंकलिन भी, पर सू के बगल में एक छोटी सी ब्लॉन्ड गर्ल भी होगी, यानी वैलेरिया रिचर्ड्स। अब इसी वैलेरिया रिचर्ड्स वाले पॉइंट की वजह से हम कह रहे हैं कि इस र्यूमर पर थोड़ा कम भरोसा करना। पर जिस तरह से ये पूरा सीन एक्सप्लेन किया गया है, ये सुनने में कैसा लग रहा है आपको? क्या आप कुछ नोटिस कर पा रहे हो? अगर नहीं तो मैं नोटिस करवाता हूं। आप याद करो थैनोस के स्नैप के बाद वाला सीन। हमें एक नया प्लैनेट, एक नई दुनिया दिखती है जो कि थैनोस का फाइनल रिट्रीट है, और वो एक नई सुबह के साथ बैठा हुआ होराइजन को देख रहा होता है। वहां का टोन काफी पीसफुल है और थैनोस के जरिए यह सिग्निफाई कराया गया है कि जो प्लान थैनोस का था वो पूरा हो गया। और यही सेम थीम डूम्सडे के पोस्ट क्रेडिट सीन के लिए भी कहा जा रहा है। एक नई दुनिया, चारों तरफ शांति और खुशहाली, और दूर कहीं खड़ा एक कैरेक्टर जिसने जो ठाना था वो आखिरकार पूरा कर दिया। आपकी तरह नहीं, जो अपने क्रश से भी बात नहीं कर पा रहा है। थैनोस वर्सेस डूम, पर्सपेक्टिव डिफरेंस। पर यहां एक छोटी सी डिटेल है जो डूम्सडे को इन्फिनिटी वॉर से अलग बनाने वाली है, और ये फर्क है थैनोस और डूम के पर्सपेक्टिव में। थैनोस यूनिवर्सल बैलेंस को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता था और इसलिए अपना काम पूरा करने के बाद वो जमीन पर बैठ गया। वहां एक सिंप्लिसिटी है और एक रिलीफ फ्रॉम फटीग की फीलिंग। पर डूम मल्टीवर्स के बैलेंस को अपना राइट, अपना सॉवरेंटी मानता है। वो इसे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक डिवाइन बर्डन मानता है जो सिर्फ वही पूरा कर सकता है। इसलिए थैनोस जीतने के बाद भी ग्राउंडेड रहा और डूम जीतने के बाद एम्परर बन गया। ये बहुत छोटा सा डिफरेंस ऑफ पर्सपेक्टिव है दोस्तों, पर यह बहुत बड़ा इंपैक्ट पैदा करता है। थैनोस सब कुछ करने के बाद भी एक फार्मर बन गया और डूम सब कुछ करने के बाद एक सेल्फ प्रिजम्ड गॉड एम्परर बनेगा।
तीसरा पॉइंट, यूनाइटेड वी स्टैंड। अब जो इस मूवी का दूसरा पोस्ट क्रेडिट सीन होने वाला है वो सीक्रेट वॉर्स के लिए एक बहुत बड़ा सेटअप करने वाला है। र्यूमर्स के मुताबिक इसमें हम देखेंगे कि डूम्सडे इवेंट को अब 8 साल बीत चुके हैं। एक एक्सप्लोरर्स टीम को एक राफ्ट शिप मिलती है, तभी सारे सिस्टम्स एक्टिवेट हो जाते हैं और पता चलता है कि इस शिप के सर्वाइवर्स अभी तक जिंदा है। फिर वो सर्वाइवर्स एक एक करके बाहर निकलते हैं। इन सर्वाइवर्स में शामिल हैं रीड रिचर्ड्स, शूरी, स्टार लॉर्ड, कैप्टन मार्वल, वोंग, साइक्लॉप्स, स्टॉर्म, आइसमैन, सैम विल्सन, बीस्ट, टॉम हॉलैंड स्पाइडरमैन, येलेना, बकी, गोस्ट, यूएस एजेंट। अब इस सर्वाइवर्स लिस्ट में और भी कुछ नेम्स थे, पर उन्हें यहां से हटा दिया गया क्योंकि उनका इस राफ्ट में दिखना लगभग इम्पॉसिबल है। तो ये डिस्क्रिप्शन है हमारे दूसरे पोस्ट क्रेडिट सीन का। टेक्निकली ये पोस्ट क्रेडिट सीन इन्फिनिटी वॉर से मैच नहीं करता, लेकिन इसके कुछ इंस्पिरेशंस कॉमिक्स से जरूर लिए गए हैं, जैसे राफ्ट का ठीक 8 इयर्स लेटर खुलना, जहां कॉमिक्स में भी हमने देखा था कि सर्वाइविंग हीरोज 8 इयर्स बाद ही बैटल वर्ल्ड में आते हैं। और इस सर्वाइवर्स लिस्ट में रीड, साइक्लॉप्स, ब्लैक पैंथर और स्पाइडरमैन ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनके सीक्रेट वॉर्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स हैं। तो हम तो यही चाहेंगे कि ये पोस्ट क्रेडिट रूमर सच निकले। कंक्लूजन, पैरेलल लाइंस नेवर मीट। अब सवाल यह है कि क्या डूम्सडे को इन्फिनिटी वॉर टेम्पलेट पर बनाना सही फैसला है? सच कहें तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अगर अभी की मार्वल मूवीज की हालत देखें तो उन्हें एक ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रक्चर चाहिए जिसने पहले ही कमाल कर दिया हो, और इन्फिनिटी वॉर का स्ट्रक्चर इस तरह की डिमांड के लिए एकदम ऑप्टिमल चॉइस है। इन्फिनिटी वॉर में सब कुछ लगभग परफेक्ट था। टीम अप्स, इंटेंस सब प्लॉट्स, रियूनियंस, बैक टू बैक हाई पेस्ड बैटल्स, इमोशनल स्टेक्स, कॉस्मिक स्टेक्स और एक इनएविटेबल थ्रेट। इन शॉर्ट, इन्फिनिटी वॉर एमसीयू की वन ऑफ द मोस्ट परफेक्ट मूवीज में से एक थी। लेकिन इसमें एक इशू है और वो काफी भारी है, वो है नैरेटिव मैच्योरिटी। इन्फिनिटी वॉर इसलिए बनी क्योंकि उसकी स्टोरी पूरे 10 इयर्स तक बिल्डअप की गई थी। उसका लोर और नैरेटिव पूरी तरह मैच्योर हो चुका था। लेकिन डूम्सडे इस फ्रंट पर काफी शॉर्ट हैंडेड है, और यही वो चीज है जिसने शायद रूसो ब्रदर्स की भी स्लीप उड़ा दी होगी कि इतने कम बिल्डअप पर वो इतना बड़ा इवेंट कैसे खड़ा करेंगे। अब देखना यह है कि क्या डूम्सडे इन्फिनिटी वॉर का मैजिक दोबारा और भी बड़े स्केल पर पुल ऑफ कर पाएगा या नहीं। अब आप बताओ, इस वाइल्ड डिटेल के बारे में आपका क्या कहना है? क्या आप मार्वल को जज करोगे अगर वो इन्फिनिटी वॉर टेम्पलेट को फिर से यूज करेगा, या आप चाहोगे कि मार्वल उसी रास्ते पर चले? इस बारे में कमेंट्स में डिटेल में बात करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।